तो हॉस्पिटल की सीरीज़ बनाते समय इस मामले में मुझे लगा कि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, हॉस्पिटल में सब कुछ बुरा हो रहा है, पर जब मैंने वहाँ ग्राउंड अध्ययन किया तो मुझे लगा अच्छा भी हो रहा है। तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया। तो हमारे मित्र भी हैं और चुनाव के टाइम पे मुझे संजय नेगी एजेंट भी कहा जाता था, तो उन्होंने टिप्पणी लिखी कि रवि भाई तुम हॉस्पिटल के एजेंट बन गए हो। संजय नेगी जी, आपने ऐसा बयान लिखा, उसके पीछे क्या दर्द था ये जानना चाहता हूँ। आपको लगता है कि उस हॉस्पिटल में हमेशा ही हर केस रेफर होता है? एक अकेली गायना है, 8 बजे से लेकर 2 बजे डॉक्टर को देख रही है, फिर 2 बजे के बाद वो 5 बजे तक हॉस्पिटल में है। अगर वो एक दिन उस हॉस्पिटल में नहीं है, अगर मान लीजिए उस दिन केस आ गए, क्योंकि एक ही गायना है, तो ये सवाल तो आपको सरकार से करना चाहिए ना कि कम से कम 2 गायना आपको रखो। एक गायना पर आप सारा भार कैसे ला सकते हो? हो सकता है वहाँ पर ऑपरेशन करने की जरूरत ही ना पड़े। आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया। आपने कहा कि वहाँ जो डॉक्टर रखे हुए हैं मेन 15-20 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं आप? जी, नर्सें रखी होंगी जिनको 5,000-7,000 रुपये तनख्वाह दी जा रही है, और जब ऑडिट होता है तो उनकी तनख्वाह रजिस्टर में 9,000 10,000 दर्शाई जाती है। उत्तराखंड में 13 जिलों में सिर्फ 8 रेडियोलॉजिस्ट हैं जो आपके रामनगर के हॉस्पिटल में है। क्या आप जानते हैं इस बात को? जनप्रतिनिधि की आवाज वास्तव में विरोध होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का काम है विरोध करना। बस मैं ही चाहता हूं कि विरोध के लिए विरोध ना हो, जो सार्थक विरोध हो वो अवश्य यहाँ पे होना चाहिए। हॉस्पिटल के विरोध करने के अलावा आप लोगों को सरकार का विरोध करना चाहिए कि आपने इस हॉस्पिटल को पूरी सुविधाएं क्यों नहीं दी। ये कभी नहीं कहा कि सारी व्यवस्थाएं ठीक है। मैं आज भी मानता हूँ कि हॉस्पिटल में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, पर सब अच्छा हो रहा है ये मैंने नहीं कहा है। और तो सुने अपनी ये चंद सवालात जो मैंने पूछे हैं संजय नेगी जी से, जो पूरे ब्लॉक प्रमुख रामनगर हैं और एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 17,000 वोट मिले, जो रामनगर के निर्दलीय चुनाव इतिहास में एक ऐसा ऐतिहासिक घटना है जो शायद इससे पहले कभी नहीं हुई थी और ना कभी होगी। तो उन्होंने एक टिप्पणी पर मुझे कहा था कि तुम हॉस्पिटल के एजेंट बन गए हो, तो उस पर मैंने उनसे सवाल लिया है। हॉस्पिटल जो ये पीपीपी मोड का हॉस्पिटल है रामनगर पे, उसमें पक्ष और विपक्ष की भूमिका के हमने सवाल पूछे हैं, तो आप इस इंटरव्यू को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक बात संजय नेगी जी ने ये कही है इमरजेंसी सेवाओं को लेकर, वास्तव में उस जवाब ने मुझे खुश किया है, और इमरजेंसी सेवाओं के लिए हॉस्पिटल अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की या इस पीपीपी मोड हॉस्पिटल के प्रशासकों की, ये आप तय करेंगे। तो बहुत खूबसूरत इंटरव्यू है, इस इंटरव्यू को अंत तक आप जरूर सुनिएगा, कई सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। आप इस इंटरव्यू को फेसबुक पेज में देख रहे हैं हमारे रवि के बिंदास बोल के, तो उसे फॉलो करना ना भूलें, और अगर इसको आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल। देखिए शानदार इंटरव्यू को। मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए हॉस्पिटल की भी सीरीज बना रहा हूँ और अतिक्रमण की सीरीज बना रहा हूँ। तो हॉस्पिटल की सीरीज बनाते समय इस मामले में मुझे लगा कि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, हॉस्पिटल में सब कुछ बुरा हो रहा है, पर जब मैंने वहाँ ग्राउंड अध्ययन किया तो मुझे लगा अच्छा भी हो रहा है। तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया। तो हमारे मित्र भी हैं और चुनाव के टाइम पे मुझे संजय नेगी एजेंट भी कहा जाता था, तो उन्होंने टिप्पणी लिखी कि रवि भाई तुम हॉस्पिटल के एजेंट बन गए हो। तो हालांकि इनके बाद में मैंने मैसेज भी किया। संजय नेगी जी, आपने ऐसा बयान लिखा, उसके पीछे क्या दर्द था ये जानना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ एक और पूरा रामनगर का जनमानस ये चाहता है कि इस रामनगर के सरकारी अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाया जाए, और आए दिन वहाँ पे मरीजों के साथ जो है बदतमीजी होती है, उनके केसों को लिया नहीं जाता, डिलीवरी के केस रेफ़र किए जाते हैं, या कुमाऊं और गढ़वाल का प्रवेश द्वार होने के बाद यहाँ पर जब कोई बड़ी दुर्घटना पहाड़ों में होती है तो सबसे पहले फर्स्ट एड के लिए उन्हें यहाँ लाया जाता है, लेकिन उन लोगों को रेफ़र किया जाता है। और जिस तरीके से मैं जनभावनाओं को जानता था कि कोई भी ये नहीं चाहता कि ये सरकारी अस्पताल जो है पीपीपी मोड पर चले, क्योंकि यहाँ पे दबंगई होती है, बदमाशी की जाती है। आपने अभी देखा होगा एक डॉक्टर एक गर्दन पकड़ के एक मरीज के तीमरदार से कह रहा था कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, तो मुझे जानता नहीं है। इस तरह की बदमाशियाँ यहाँ पर हो रही थी, और जिसको लेकर मैंने कई धरने प्रदर्शन पे भी यहाँ पे किए। जब रवि भाई आपने वहाँ लोगों के, नॉर्मल लोगों के जो इंटरव्यू लिए, वो बाहर बैठे हुए लोग थे, तो वो ज़्यादा पीड़ित नहीं थे, क्योंकि वो नॉर्मल बीमारी में अपने को दिखाने आए थे, और उन्होंने कहा कि हाँ हमें डॉक्टर ने देखा और अच्छे से देखा। तो मुझे थोड़ी बुरा लगा कि जब एक तरफ सारी मीडिया पीपीपी मोड के खिलाफ जो है छापती है, लिखती है, बोलती है, और जो सच्चाई है वो बोलती है, और रवि भाई आपने जब वहाँ पर ये कहा कि सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल को ठेस पहुँची। मुझे ये लगता था कि रवि भाई भी एक निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे, और इस जो मुहिम हमने चलाई है कि इस रामनगर के सरकारी अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाया जाए, उस मुहिम में भी आप शामिल हो, ऐसा पत्रकार मैं आपको समझ रहा था। इसलिए जो है संजय भाई आकर मैंने वो बयान उस दिन। संजय भाई मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि उस हॉस्पिटल में हमेशा ही हर केस रेफर होता है? क्योंकि डॉक्टर दिव्या जी का भी आपने इंटरव्यू देखा होगा, जो वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि वो रोज 8 से 2 बजे तक 110-120 पेशेंट देखती हैं, फिर 2 बजे के बाद वो ऑपरेशन सीजेरियन भी कर रही हैं। वो एक ही गाना है वहाँ पर, सारे वो काम कर रही हैं। आप बताइए, अगर पूरे महीने में 130-140 केस आ रहे हैं और अगर 10 रेफर हो रहे हैं, तो क्या आप उसे रेफर सेंटर कहेंगे? देखिए, हम जनप्रतिनिधि हैं
और महीने में 10 तो क्या मेरे पास लगभग 15 से 20 शिकायतें इस हॉस्पिटल की आती हैं कि आज और कई जगह तो मैं फ़ोन भी नहीं करता अब, क्योंकि वो सुनने के बातें सुनते ही नहीं है। मैं जब सीएमएस को फ़ोन करता हूँ वो फ़ोन नहीं उठाती है, या अन्य डॉक्टर को फ़ोन करो तो वो बात को टाल जाते हैं। तो इस वजह से मैंने फ़ोन करने भी अब बंद कर दिए हैं कि किसी काम के लिए मैं फ़ोन करूँ कि इसको आखिर क्यों आप नहीं देख रहे हैं। अभी आपने ताज़ा एक उदाहरण देखा होगा, रात के लगभग 7:30 बजे दीपा नेगी, एक महिला जो अपनी डिलीवरी, उसके पेन हो रहा था, वो डिलीवरी करवाने जब हॉस्पिटल में पहुंचती है तो उसके हस्बैंड ने देखा कि एक महिला वहां पे और करा रही है, दर्द के मारे करा रही है, और उससे ये कह दिया गया कि आप अपने को बाहर दिखाओ, इस हॉस्पिटल में आप नहीं, हम आपको नहीं देख सकते क्योंकि डॉक्टर नहीं है, ये कह दिया गया। और वही दीपा नेगी 7:30 बजे से लेकर 11 बजे तक वहां पे उसके जो हस्बैंड थे, जो उनके पति थे, वो लगातार डॉक्टर से कहते रहे कि मेरी पत्नी का दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप इसको देख दीजिए और डॉक्टर को बुला दीजिए। वहाँ पर जो ट्रेनिंग स्टाफ था वो कहता है कि डॉक्टर रात को नहीं आएंगे, डॉक्टर को हम नहीं बुला सकते, वो यहाँ पर नहीं है, ये कह दिया गया। और वही महिला काशीपुर के सरकारी अस्पताल में जाती है और रात के 2 बजे उसको डिलीवरी होती है और एक स्वस्थ बच्चे को जो है वहाँ पे जन्म देती है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही है ना, कहीं ना कहीं लापरवाही है। संजय नेगी जी, मैं बीच में टोकर माफी चाहता हूँ, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, एक अकेली गायना है, 8 बजे से लेकर 2 बजे डॉक्टर को देख रही है, फिर 2 बजे के बाद वो 5 बजे तक हॉस्पिटल में है। अगर वो एक दिन उस हॉस्पिटल में नहीं है, अगर मान लीजिए उस दिन केस आ गए, क्योंकि एक ही गायना है, तो ये सवाल तो आपको सरकार से करना चाहिए ना कि कम से कम 2 गायना आपको रखो, एक गायना पर आप सारा भार कैसे ला सकते हो? एक इंसान होने के नाते मैं उससे सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। ये जब 2019 में इसको पीपीपी मोड पर दिया गया था इस सरकारी अस्पताल को, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ढोल पीटा था कि इस हॉस्पिटल को हम हाईटेक हॉस्पिटल बनने जा रहा है, यहाँ पे हर प्रकार के डॉक्टर मिलेंगे और हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा, ये सारी बातें कही थी। ब्लड बैंक यहाँ पर चलेगा, अल्ट्रासाउंड यहाँ पर होगा, खून की जाँचें यहाँ पर होंगी, दवाइयाँ जितनी भी मिलती हैं जो है हॉस्पिटल के अंदर ही दवाइयाँ मिलेंगी। और मैंने उसी वक्त से इस हॉस्पिटल का विरोध करना शुरू कर दिया था। मुझे पता था अगर सरकार इसे पीपीपी मोड पर ठेकेदारी प्रथा पर दे देगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर मनमानी चलेगी और जो सुविधाएं हमें मिलती थी वो सुविधाएं भी नहीं मिल पाएंगी। क्यों सरकार आज वहाँ पे गायनी नहीं दे पा रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि दिन में कोई मरीज अगर डिलीवरी के लिए जाता है तो दिन में तो उसको अगर मना कर भी दिया जाए तो वो कहीं अपनी व्यवस्था करेगा। गरीब आदमी आता है, ये गरीबों का अस्पताल कहा जाता है, इस अस्पताल में 90% मरीज गरीब आता है जो गरीब तबके से ताल्लुकात रखता है। और रात के समय तो इमरजेंसी होनी चाहिए, रात के समय तो गायनी वहाँ पर मौजूद रहनी चाहिए। जब किसी महिला को रात के 12 बजे दर्द होता है, उसकी डिलीवरी होती है, तो रात को तो डॉक्टर रहना चाहिए ना वहाँ पे। संजय नेगी, मेरा यही सवाल है कि यानी आप भी मानते हो कि हॉस्पिटल में 2 गायना होनी चाहिए, मानते हो ना आप ये? क्योंकि अकेली डॉक्टर अगर सुबह 8 बजे से 2 बजे तक पेशेंट देख रही है ओपीडी में 110 से 130, उसके बाद वो डिलीवरी करवा रही है, फिर आप चाहते हो कि रात में भी रहे? क्या एक इंसान 24 घंटे काम कर सकता है? ये मेरा सवाल है। देखिए, जहाँ MBBS डॉक्टर होने चाहिए थे वहाँ पे ऐसे डॉक्टर रखे हुए हैं 15-15, 20-20 हज़ार रुपये में अनुबंध के, जो बाहर के डॉक्टर हैं उनको रखा गया है। क्यों ना एक डॉक्टर वो वैसे और रख लें, गायनी का टेम्परेरी डॉक्टर रख लें जो देख सके मरीजों को। हो सकता है वहाँ पर ऑपरेशन करने की जरूरत ही ना पड़े। आपने बहुत आरोप लगाया, आपने कहा कि वहाँ जो डॉक्टर रखे हुए हैं मेन 15-20 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं आप जी? यानी कि डॉक्टर दिव्या जी को 15 से 20 हज़ार रुपये मिल रहे हैं? मैं डॉक्टर दिव्या की बात नहीं कर रहा हूं। और डॉक्टर जितने भी हैं वो डॉक्टर अनट्रेंड रखे गए हैं जो दायरे में आते हैं, जैसे कि वार्ड बॉय हैं, नर्स हैं, GNM ANM की नर्सें होनी चाहिए। लेकिन आप उठा के देख लीजिए, आप तहकीकात कीजिए, सूचना के अधिकार से मांगिए, अगर GNM ANM के अलावा भी वहाँ पर डॉक्टर रखे होंगे, जिनको वो नर्सें रखी होंगी जिनको 5,000 7,000 रुपये तनख्वाह दी जा रही है, और जब ऑडिट होता है तो उनकी तनख्वाह रजिस्टर में 9,000 10,000 दर्शाई जाती है। ये सिर्फ एक 5 और 4 के बीच में दलाली कहिए आप इसको। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि लिखाया 10-12 हज़ार रुपये लिखवाया जाता है पर दिया 7,000 रुपये, दिया 7,000 जाता है या 5,000 दिया जाता है, और वो भी GNM और ANM करीब ही नहीं है। अच्छा, देखिए ये क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, मैंने वहाँ के जो मैनेजर हैं डॉक्टर प्रतीक सिंह, उनका मैंने इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने कहा कि जितने भी हम लोग ले रहे हैं सब क्वालिफाइड हैं, बाकायदा उनके सर्टिफिकेट होते हैं, फिर हमको सरकार को भेजने पड़ते हैं और सरकार बताती हाँ ठीक है तुम इसको रख लो। तो चलिए रवि भाई, मैं बहुत जल्दी आपको इस हॉस्पिटल के खिलाफ सबूत भी दूंगा, आपको ही दूंगा कि क्या क्वालिफाइड डॉक्टर्स वहाँ पे हैं, MBBS किए हुए हैं अनुबंध के आधार पे, या जो नर्सें हैं उन सब नर्सों ने, कुछ तो होंगी, क्या उन सब नर्सों ने GNM ANM किया हुआ है, कोर्स किया हुआ है, वार्ड वाइज जो रखे हुए हैं अनट्रेंड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको दूंगा। और जब तक जनता मांग करेगी कि इस सरकारी अस्पताल को PPP मोड से हटाया जाए, मैं जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। और जब तक इसको PPP मोड से नहीं हटाया जाता तब तक हम आंदोलन करेंगे, जनता के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने लगातार जो यहाँ के विधायक हैं दीवान सिंह बीजी, उनका भी बयान सुना होगा, मैंने वीडियो भी डाला था उनका, किसी जो है चैनल ने वो चलाया था, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है
कि हमने इस अस्पताल को पीपीपी मोड पे इसलिए दिया था कि ये अच्छे के लिए दिया था, कि अच्छा है इस हॉस्पिटल में और लोगों को सुविधाएं मिले, लेकिन इसके परिणाम अच्छे नहीं हो। वीडियो आज भी मेरे पास मौजूद है। एक सत्ता पक्ष का विधायक अगर इस बात को कह रहा है तो निश्चित रूप से हॉस्पिटल में खामियां हैं। ये संजय नेगी जी का बयान था, बिल्कुल सही कहा। जब आपका मैंने वीडियो देखा था, उसके मेरा वीडियो पहले आ चुका था, मैंने अगले दिन पूछा दिवान सिंह जी से कि आपने जो बयान दिया है, कह रहे हाँ बिल्कुल बेकार है। तो उनको मैंने बताया कि आपको पता है कि वहाँ 11 जुलाई को 6 सिजेरियन एक साथ हुए हैं, और मैंने वहाँ जब मैं वहाँ गया हूँ मैं हैरान रह गया, क्योंकि मेरे मन में भी ये था कि शायद कुछ नहीं होता है। ये मैंने कल डाला भी है एक इंटरव्यू। दरअसल मेरी धर्मपत्नी 10 महीने के बाद दोबारा 10 साल के बाद दोबारा प्रेग्नेंट हुई थी, और आपको पता है लॉकडाउन में मैं बेरोजगार हो गया। तो मैं सोचा कि मैं कहाँ जाके अपना बच्चा को जन्म दूँ, पैसा कम खर्च हो। तो इस हॉस्पिटल के प्रति नकारात्मकता, इतनी नेगेटिविटी थी कि मुझे लगा यहाँ कुछ होता ही नहीं होगा। लेकिन जब मैं वहाँ गया मैं हैरान हो गया कि काश मुझे पहले पता होता, मैं अपनी मिसेस का भी यही मैं ऑपरेशन करवाता, ताकि मेरा पैसा बाहर खर्च नहीं होता। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें पूरा सही हो रहा है, ये तो आप भी जानते नहीं जानते, ये पूरा सही तो वहाँ नहीं हो रहा है, कमियां उनमें भी है। लेकिन एक अकेली गायना है, मैं आपसे के माध्यम से चाहता हूँ, क्योंकि गायना ने भी कहा है कि वहाँ 2 गायना होनी चाहिए। तो मैंने पूछा वहाँ के मैनेजर से कि आप 2 गायना क्यों नहीं रख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम एक ही गाना रख सकते हैं। तो आप एक मजबूत विपक्ष में, और मैं आपको बता दूं संजय नेगी जी रामनगर के कैसी हस्ती हैं, अकेले एक कद्दावर नेता है कि जिन्होंने यहाँ दिखाया है कि निर्दलीय होकर भी आप मौजूदा विधायक को और जो और लोग हैं उनको आप नाको चने चुबा सकते हो। इसलिए चाहता हूं सर कि आप यहाँ सरकार पे दबाव बनाइए कि कम से कम 2 गायना तो यहाँ होनी चाहिए। क्या ये दबाव बनवाएंगे आप? देखिए रवि भाई, जहाँ तक आपकी बात है, आप एक पत्रकार हैं और आपका चेहरा हर कोई जानता है। आपके लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हॉस्पिटल में हो सकता है मिल सकती हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये हॉस्पिटल गरीबों का हॉस्पिटल है। सर मुझे मिली नहीं, तो मुझे नहीं मिली सुविधा, मैं तो बाहर करवाया फिर अपनी मिसेस का ऑपरेशन। फिर कहाँ से आप? पर मैं वो गया नहीं, मैं नहीं अस्पताल की तारीख नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं गया ही नहीं, क्योंकि मैंने जब सुना, क्योंकि मैं भी सुन के गया कि यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, तो मैं वहाँ गया ही नहीं, मैं सीधे बाहर चला गया। लेकिन जब मैं वहाँ पता करने गया, इंटरव्यू करने गया वहाँ पे इत्तेफाक से, तो तब मैंने कहा वहाँ तो सब कुछ हो रहा है। तब जाके मैंने वीडियो बनाया कि जो पहाड़ के जो लोग आ रहे हैं बेचारे, वो मेरी तरह कहीं काशीपुर ना भाग जाएं, हल्द्वानी ना भाग जाएं, उनका पैसा खर्च ना हो। मेरी जाना है सर, क्या आपको लगता, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान लीजिए कि 130 केस रोज हर महीने आ रहे हैं, और 130 में से अगर 20 केस रेफर हो रहे हैं, तो आप इस हॉस्पिटल को सही मानेंगे गलत मानेंगे, ये पूछ रहा हूँ। देखिए, रेफर केस उस स्थिति में होना चाहिए जब आदमी बहुत गंभीर अवस्था में हो। हमने यहाँ तक देखा है पाँव टूटा हुआ है और उसको रेफर कर दिया जाता है। ये कह दिया जाता है कि हमारे पास ऑपरेशन करने के लिए सीजर नहीं है, मतलब एक टाँके काटने वाली जो है ब्लेड तक नहीं होती है इन लोगों के पास। कभी कभी ये स्थिति होती है, इसके लिए रेफर कर दिया जाता है, तो ये स्थिति गलत है। अल्ट्रासाउंड की आप बात कीजिए, अल्ट्रासाउंड में आप चले जाइए, आज कोई गरीब भिक्या सेन से माना यहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराना आया है, और वो 1 दिन के लिए रामनगर आया हुआ है, बस में सुबह आना है और शाम को उसने जाना है, भिक्या सेन को जाना है। लेकिन ये अल्ट्रासाउंड की पर्ची दे रहे हैं, और पर्ची देने के बाद उससे कहा जाता है कि 1 हफ्ते के बाद आप आइए यहाँ, 1 हफ्ते के बाद आपका अल्ट्रासाउंड होगा, नंबर से अल्ट्रासाउंड होगा। ये कहाँ का तरीका है? वो कहाँ जाएगा? 1 हफ्ते तक तो मर जाएगा, वो व्यक्ति मर जाएगा 1 हफ्ते तक। अल्ट्रासाउंड की स्थिति में आपको बता संजय नेगी जी, मैं हालांकि अगर मैं ये आपसे कहूँगा तो लोग मुझे बोलेंगे हॉस्पिटल का प्रवक्ता है। मैं बता रहा हूँ, एम्स हॉस्पिटल दिल्ली और सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली, वहाँ अल्ट्रासाउंड की 15 दिन के बाद नंबर आता है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, कम से कम उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाए इस माध्यम से, क्योंकि तो हो नहीं सकता ना कि क्योंकि इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि वास्तव बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ के डॉक्टर ने कहा कि वो जो आपका रेडियोलॉजिस्ट है, पूरे उत्तराखंड में 13 जिलों में सिर्फ 8 रेडियोलॉजिस्ट हैं जो आपके रामनगर के हॉस्पिटल में है। क्या आप जानते हैं इस बात को? मुझे ये बात नहीं पता है, लेकिन मुझे जो मरीज शिकायत करते हैं कि हमें 1 हफ्ते बाद की अल्ट्रासाउंड की डेट दी है या 10 दिन बाद की डेट दी है, 10 दिन तक उसके साथ क्या होगा, तो मजबूरन उसे क्या है कि प्राइवेट उसमें लैब में उसको जाना पड़ता है और वहाँ अल्ट्रासाउंड करवाता है। सर मुझे बताइए, अगर 8 से बजे लेकर 2 बजे तक अगर मान लीजिए कि 30 लोगों का अगर अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उतना का हो पाता होगा, तो ये ऑफिस वाले, ये हॉस्पिटल वाले कैसे और लोग मरीजों को ला सकते हैं, ये मुझे बता दीजिए। आज अगर अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है तो कल हो जाना चाहिए, परसों हो जाना चाहिए। 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन बाद बुलाने का क्या औचित्य है उसका? क्या उन्हें नहीं पता कि 8-10 दिन तक कैसे जो है उसके, अगर पेट में दर्द हो रहा है, उसको कोई बीमारी है, पेट में दर्द अगर उसे हो रहा है, तो वो 8 दिन तक कैसे रहेगा, 10 दिन तक कैसे रहेगा? ये बहुत शिकायतें मेरे पास आती हैं। अच्छा, मैं ये एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी, आपने भी एक वीडियो का जिक्र किया कि रात को एक कश्मीरी डॉक्टर का मैं कश्मीर में जानता हूँ, क्या आपने उस केस की पूरी सच्चाई पता है आपको कि उससे पहले क्या हुआ था? मैंने उस केस की कोई सच्चाई नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उस डॉक्टर को कितना ही प्रताड़ित किया होगा, लेकिन इस तरीके से गर्दन पकड़ के, एक तीमरदार की गर्दन पकड़ के, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, तू मुझे जानता नहीं है, इस तरीके की बात एक डॉक्टर को शोभा देती है? वो डॉक्टर है या क्या है? उस हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? डॉक्टर पहले इंसान भी तो है ना। उन्हें तुरंत पुलिस बुलानी चाहिए थी। अगर उस तीमरदार ने उनके साथ गलती की थी तो पुलिस बुलानी चाहिए थी, उसके ऊपर केस करना चाहिए था।
ये डॉक्टर का फर्ज है। ये देखिए संजय नेगी जी ने एक बात बोली है, ये तो इस पे प्रश्न को जवाब देना चाहिए, क्या डॉक्टर को ऐसी हरकत करनी चाहिए, हालांकि उस वीडियो का भी सच आपको दिखाएंगे। एक बात और जानिए संजय नेगी जी मुझको कि हॉस्पिटल में कमियां हैं, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि इमरजेंसी के केस यहाँ पर देखे नहीं जाते, कोई इमरजेंसी में दिक्कत है। इस माध्यम से एक होता है सरकारी हॉस्पिटल, जब भी सरकारी हॉस्पिटल था तो क्या सारी सुविधाएं मिला करती थी? देखिए आज इस हॉस्पिटल की जो स्थिति हो गई है, और मैं यहाँ बचपन मेरा यहाँ बीता हुआ है, मैं यहीं पढ़ा लिखा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि तब इसकी स्थिति बेहतर थी। इसकी स्थिति तब जब ये संयुक्त चिकित्सालय रामनगर का सरकारी अस्पताल था और सरकारी डॉक्टर्स यहाँ पे थे, तो तब इसकी स्थिति अच्छी थी और डॉक्टर भी थे। और तब अल्ट्रासाउंड की मशीन, सीटी स्कैन सब था? बिल्कुल सीटी स्कैन की मशीन भी थी? सारे सीटी स्कैन उस समय नहीं था, सीटी स्कैन अब आया, लेकिन सीटी स्कैन भी अब भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। सर सीटी स्कैन तो हो रहा है क्योंकि आ गई मशीन, आ गई नहीं हो रहा है सीटी स्कैन? कब आई मशीन? लगभग 2 महीने हो गए सर। चालू है। हाँ। चलो कल आपको इस स्थिति के बारे में अवगत कराऊंगा आपको। सर देखिए, मेरी बात की आप जनप्रतिनिधि थी और आपको लोग समझते हैं, ठीक है? आपने 17,000 वोट लाए, इसका मतलब आप वास्तव में चुने हुए, मतलब आप कह सकते हो कि आपकी एक अहमियत है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप सही दिशा में आवाज उठाएंगे तो मुझे लगता है कि हॉस्पिटल का भला होगा। भला इस वे में होगा कि बाहर से जो बेचारा गरीब आदमी यहाँ आ रहा है, उसे जब ये नेगेटिविटी मिलेगी आप जैसे नेताओं के माध्यम से, तो वो यहाँ छोड़ के सीधे बाहर भाग जाएगा। इसलिए मैंने आपसे सवाल किया कि मान लीजिए कि 130 केसों में अगर 10-20 रेफर हो रहे हैं, जैसे अभी आपने एक सवाल किया कि एक महिला आई, मैंने ये डॉक्टर दिव्या से सवाल पूछा भी कि एक डॉक्टर आई, आपने उसको रेफर कर दिया, बाद में पता लगा वहाँ नॉर्मल डिलीवरी हो गई, तो उन्होंने इसका ये जवाब दिया कि हमने जब उसको चेक करवाया तो उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी, हमारे पास उसमें अल्ट्रासाउंड के लिए मौजूद नहीं था, क्योंकि हमारे पास, और ना ही उसके जो क्या बोलते हैं उसे हम लोग, एनेस्थेसिया डॉक्टर, क्योंकि जब सिजेरियन होता है तो हाँ एनेस्थेसिया, वो डॉक्टर मौजूद नहीं था क्योंकि एक ही है। तो हम सोचते हैं कि हमसे कोई केस ना बिगड़ जाए तो उसे हम रेफर कर देते। उन्होंने भी समस्या बताई। अब ये समस्या को आप कैसे समझेंगे मैं नहीं जानता, ये तो जनता तय करेगी। मैं आपसे जानता हूँ, क्या इस हॉस्पिटल की कमियों में, मैं ही चाहता हूँ, आप लोग सार्थक विरोध करेंगे या सिर्फ विरोध के लिए विरोध करेंगे? ये मेरा सवाल है। देखिए अकेला संजय नेगी इस हॉस्पिटल का विरोध नहीं कर रहा है, कांग्रेस ने इसका विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनके साथ वहाँ पे क्या दुर्व्यवहार हुआ ये आप जानते हैं, और उन्होंने क्या बयान दिया ये आप वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। और जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन लोगों ने इसका विरोध किया। अखबार लगातार हर तीसरे दिन इसके नेगेटिव खबरें छपती हैं, वो तो उनके दुश्मन नहीं है, संजय नेगी एक बार के लिए लेकिन मैं वही आ रहा हूँ, इन हॉस्पिटल वालों ने कभी ये क्यों नहीं कहा कि यहाँ सिजेरियन भी हो रहे हैं, यहाँ पे यूट्रस के भी ऑपरेशन हो रहे हैं, बच्चेदानी का ऑपरेशन हो रहा है, सर्जरी हो रही है, अगर आपके ब्लैडर में पथरी है, आपके किडनी में पथरी है, उसके भी यहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं, अपेंडिक्स के ऑपरेशन हो रहे हैं। कुछ तो होगा रवि भाई, वहाँ कुछ तो होगा। नहीं मैं कहता रहा नहीं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बारे में कभी बताया ही नहीं गया। कुछ है, ये कुछ है। क्यों पीपीपी मोड पर दिया गया? क्या यहाँ 10-20 ऑपरेशन भी नहीं हो सकते? अच्छा नेगी जी, एक चीज मुझे पूछनी है, आप तो खैर विपक्ष के नेता भी हैं, कभी आप अपनी ओर से एक कहते हैं ना औचक निरीक्षण करना, आप विपक्ष नेता के तौर पे कभी आपने औचक निरीक्षण क्यों नहीं किया? देखिए ये निवेदन है आपसे। मेरे पास कोई ऐसा पद नहीं है कि मैं हॉस्पिटल का निरीक्षण कर सकूं, मेरी बात को कोई भी गंभीरता से नहीं लेगा। हाँ, मैं जब ब्लॉक प्रमुख था उस वक्त मैं औचक निरीक्षण कर सकता था, मैं शिकायत कर सकता हूँ, मैंने कमिश्नर साहब से शिकायत की है, उनसे मैंने निवेदन किया है कि आप आकर इस हॉस्पिटल की दशा देखिए। और मैंने जब उन्हें इस हॉस्पिटल की स्थिति बताई दीपक रावत जी को, तो उन्होंने चंद्रापंत जी को फ़ोन किया और चंद्रापंत जी ने, मैं फ़ोन तो आपको सुना नहीं सकता, चंद्रापंत जी ने भी माना कि मेरी भी बात यहाँ पर नहीं मानी जाती है, जो इस हॉस्पिटल के प्रबंधक हैं वो लोग भी मेरी बात नहीं मानते हैं। इस तरीके की बातें उन्होंने उनसे कही। उन्होंने ये तक कहा कमिश्नर साहब के कि बहुत जल्दी मैं रामनगर के हॉस्पिटल में आ रहा हूँ और इसका निरीक्षण करूंगा, यदि खामियां पाई जाएंगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। देखिए प्रबंधक साहब को ये चंद्रापंत जी ने अगर आप पे आरोप लगाए तो ये आपके लिए विषय है, लेकिन मैं यहाँ के प्रशासक से भी कहना चाहता हूँ, मैनेजर साहब से, कि देखिए संजय नेगी जी एक यहाँ के गणमान्य नेता हैं और 17,000 वोट लाके उन्होंने सिद्ध भी कर दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि जब संजय नेगी अकेले आए या एक बंदे के साथ आए तो प्लीज़ आप हॉस्पिटल में इनको घूमने दें। उसके ये होगा कि वास्तव में ये तहकीकात आप सामने से देखेंगे। और मैं आपको बताऊँ संजय नेगी जी, आपने एक शब्द लगाया था कि प्लान इंटरव्यू, आप मेरे मित्र भी हैं, बता रहा हूँ मैं आपको कि जब मैं वहाँ पे गया तो अचानक से गया और वहाँ पे गुलगट्टे की नर्स थी, वहाँ पे आशमा मंजूर, उनसे पूछना अगर हमकी बात होती होगी। हम अचानक से गए, हमारा कोई प्री प्लान नहीं था। क्योंकि जब मैं वहाँ गया तो मुझे एक डॉक्टर ने बोला कि हमने आज 6 ऑपरेशन हुए हमारे वहाँ। मैं चौंक गया, मैंने कहा चलिए करके देखते हैं। तो वहाँ पे उनके आंकड़े हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार वहाँ जाएं और वास्तव में जो परिस्थितियाँ हो रही हैं उस पर सुधार हो सकता है। जब पीपीपी मोड पर दिया गया है तो निश्चित रूप से ऑपरेशन भी हो रहे होंगे, लेकिन जब नहीं होगा, किसी व्यक्ति को टाल दिया जाएगा, किसी गर्भवती को भगा दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से आवाज़ उठेगी। आपने आशा कार्यकर्ती का इंटरव्यू लिया, आपने उनकी पीड़ा सुनी? बिल्कुल सुनी। कह रही थी, कितनी पीड़ा थी उनकी? मैंने दिखाई ना पीड़ा, जबकि वो हॉस्पिटल के अंदर हैं और उनकी पीड़ा देख के
आप स्वयं समझ गए होंगे कि इस हॉस्पिटल में एक बोलने वाली महिला थी और मुझे लगा कि ये बोलने वाली महिला है, और उसने सारी उनकी जो है बातें उजागर करी कि उनके साथ क्या होता है यहाँ पे और क्या किया जाता है। यहाँ तक कि बाथरूम के लिए भी उनका टॉयलेट बंद कर दिया गया है। देखिए, ये इंटरव्यू देखा होगा शायद यहाँ के प्रशासक महोदय ने, मैं चाहता हूँ ये इंटरव्यू जरूर सुनिएगा और पूरे रामनगर में जो भी इस इंटरव्यू को सुन पा रहे होंगे। देखिए, एक जनप्रतिनिधि की आवाज वास्तव में विरोध होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का काम है विरोध करना। बस मैं ही चाहता हूं कि विरोध के लिए विरोध ना हो, जो सार्थक विरोध हो वो अवश्य यहाँ पे होना चाहिए। मैं, क्योंकि आपने बात छेड़ी कि वहां पे सीजरन कभी भी बाहर से मंगा देते हैं वो लोग चीजें, इस पर आरोप लगे हैं अस्पताल प्रशासन पे। मुझे लगता है कि आप पीपीपी हॉस्पिटल का विरोध करने के अलावा आप लोगों को सरकार का विरोध करना चाहिए कि आपने इस हॉस्पिटल को पूरी सुविधाएं क्यों नहीं दी। देखिए, जब हम वहाँ पर बैठते हैं, हम ये कहते हैं कि सरकार पीपीपी मोड से हटाई जाए। हम पीपीपी मोड का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि पीपीपी मोड से इसे हटाया जाए। हमने चंद्रा पंत जी को उस दिन ज्ञापन दिया था, जिसमें मुख्यमंत्री को संबोधित वो ज्ञापन था कि इसे अतिशीघ्र हटाया जाए। नहीं हटाया जाएगा तो जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। और जिस तरीके से सारी मीडिया कहती है, मानते भी हैं लोग, जनमानस मान रहा है रामनगर का कि वाकई जो है ठीक व्यवस्थाएं नहीं है, व्यवस्थाएं इस हॉस्पिटल में, और कोई पत्रकार पॉजिटिव उसको दिखा देगा तो निश्चित रूप से दिल को ठेस पहुंचती है। इसलिए आपको मेरे कमेंट का भले ही बुरा लगा हो, इसके लिए मैं माफी भी मुझे सारी मीडिया एक स्वर में कह रही है कि व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, और एक रवि जी ये कह रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं ठीक है, मैं वहां पर कवरेज करके आया हूं, तो कहीं ना कहीं दिल को ठेस पहुंचती है। संजय, हम विरोध कर रहे हैं, 3 साल से मैं उस हॉस्पिटल का विरोध कर रहा हूं कि इसे पीपीपी मोड से हटाया जाए, और अचानक से आके आपने कह दिया कि नहीं सारी व्यवस्थाएं ठीक है, तो थोड़ी बुरा। संजय नेगी जी, मुझे आपका कमेंट पढ़ा तो मुझे वास्तव में बुरा नहीं लगा, मुझे हंसी इसलिए आई कि उन लोगों को जवाब मिल गया होगा जो मुझे चुनाव के टाइम पे आपका एजेंट समझते थे, और कई लोगों को यह था कि संजय नेगी ने पैसा दे दिया रवि को, इसीलिए ये रवि आपको दिखाया जाता है। लेकिन वास्तव में उस समय जनमानस ने आपको वास्तव में आपको दिल से प्यार किया था, और ये मुझे दिख रहा था, इसलिए मैंने आपको दिखाया, और इस निष्पक्षता के कारण मुझे लोगों ने सराहा भी है, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार आप हैं। देखिए, मैं शुरू से ही लोगों से कहता हूँ कि रवि भाई जो बोलते हैं वो ठीक बोलते हैं। वो अगर विधायक गलत करेंगे तो विधायक के खिलाफ बोलेंगे, मैं गलत करूंगा मेरे खिलाफ बोलेंगे, जो सच होगा उसके साथ करेंगे। मुझे 14 का वो वाकया याद है जब यहाँ पे रोहित आत्मदाह कांड हुआ था, और आप मेरे ऑफिस में आए थे और आपने मुझसे कहा था कि आपने जो है मेरे एक कार्यक्रम में आना और अपनी सफाई देनी है। लेकिन मैं उस वाक्य को याद नहीं करना चाहता, रोहित आत्मदाह कांड को याद नहीं करना चाहता था, मैं आपके कार्यक्रम में नहीं पहुँच पाया। और आपने उसके बाद जो मुझे मैसेज भेजे थे कि तुम ही दोषी हो, तुम सफाई देने नहीं आए, तो वो बात मुझे आज याद है कि रवि भाई ने स्पष्ट साफ शब्दों में कहा था। मैं किन कारणों से वहाँ नहीं आ पाया, आपके उस कार्यक्रम में नहीं आ पाया, ये मैं जानता हूँ, और आपने मुझसे क्या कहा ये मैं आप जानता हूँ। तो इसलिए कोई ऐसा वो नहीं है कि लिखने का ये मकसद नहीं था कि जो है आप जो है उनके एजेंट हो गए हों, ये मकसद नहीं था। पीड़ा ये थी कि मैं जिस मुद्दे को उठा रहा हूँ और जनता के साथ मिलकर जिस मुद्दे को उठा रहा हूँ, उस मुद्दे ने एक दिन जाकर आपके वहाँ जाने से और आपने कह दिया कि सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, तो मेरे दिल को ठेस पहुंची। क्योंकि मैं लगातार इस हॉस्पिटल को पीपीपी मोड से हटाए जाने को लेकर अभी मैं जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा हूं, और सूचना के अधिकार के तहत बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी लेके आएंगे कि आप भी कहेंगे कि वाकई ये हॉस्पिटल ठीक नहीं है। देखिए, फिलहाल इन्होंने कहा है, मैंने ये कभी नहीं कहा कि सारी व्यवस्थाएं ठीक है। मैं आज भी मानता हूँ कि हॉस्पिटल में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, पर सब अच्छा हो रहा है ये मैंने नहीं कहा है। और मैं मानता हूं कि कमियां हैं हॉस्पिटल में, वो कमियां सुधारी जा सकती हैं। उस कमी के लिए सार्थक विपक्ष के आप मौजूद हों, विधायक साहब तो खुद ही कह रहे हैं, और स्टाफ बदतमीज है। ये तो एक आज मैंने इंटरव्यू डाला है, उसमें भी ये पता लग गया था कि स्टाफ वहाँ का बदतमीज था, और उसके लिए वो कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे को ये जानना है संजय नेगी जी कि जब इस तरह से आप जाते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में ये जो जितने भी ऑपरेशन पहले हुआ करते थे, देखिए सारे ऑपरेशन होते थे। मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ 5 साल, मुझे कोई शिकायत नहीं आई। उस समय ये पीपीपी मोड पर नहीं था, और जब कोई कमी होती थी, डॉक्टर नहीं होते थे, तो हम सीएम के पास जाकर मांग करते थे कि ये डॉक्टर हमें रामनगर में चाहिए, और वो डॉक्टर हाजिर होता था। और मैंने प्रमोट होते थे, और डॉक्टर भी ऐसे होते थे जो शालीन होते थे, जो किसी जनप्रतिनिधि अगर फ़ोन कर दिया किसी भी डॉक्टर को, अगर वो ये कहता है कि इसका ऑपरेशन होना चाहिए, तो शालीनता से जवाब देते थे और उस काम को करते थे। आज ये स्थिति नहीं है। आज नेता या जो सामाजिक कार्यकर्ता है फ़ोन करने में भी डरता है हॉस्पिटल में कि कहीं ये मुझे उल्टा जवाब न दे दे, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए फ़ोन भी करना बंद कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं? आज सुबह का वाक्य मैं बताऊं, कल एक एक्सीडेंट हुआ है, एक टीचर की मौत हुई है एक्सीडेंट में, तो लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक, कल से लेकर अभी तक उसका ऑपरेशन पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। जब उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो मेरे एक क्षेत्र पंचायत सदस्य का मेरे पास फ़ोन आता है कि संजय भाई उसका जो है पोस्टमार्टम जल्दी होना चाहिए, कल से बॉडी वहाँ पर पड़ी है, उनके घर वालों का रो रखकर बुरा हाल है। तो मैंने इतना नहीं समझा कि मैं चंद्रापन जी को फ़ोन करूं और ये कहूं
कि जो है इनका पोस्टमार्टम शुरू कर दिया जाए, लेकिन मैंने किसी और माध्यम से फ़ोन करवाया, उसके बाद उसका ऑपरेशन पोस्टमार्टम शुरू हुआ वहाँ पे। तो ये स्थिति है, हम भी घबरा रहे हैं कि हम फ़ोन करेंगे तो हमसे पता नहीं क्या जवाब दिया जाएगा वहाँ से। पर कभी ऐसा हुआ कि आपने फ़ोन किया हो और आपको उल्टा जवाब मिला हो? आपने फ़ोन किया हो? देखिए, या सिर्फ आपने सुन के? अधिकतर स्थितियाँ तो ये है कि हम अगर फ़ोन करते हैं किसी को तो फ़ोन नहीं उठते हैं, ये स्थिति है। बीडीसी की बैठक थी, चंद्रापन जी यहाँ पर आई हुई थी, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैडम अगर आप सुविधा नहीं दे पाती हैं तो अपने डॉक्टर्स, अपने नर्स और अपने जितने भी आपका स्टाफ है उन स्टाफ से ये कह दीजिए कि गुड़ नहीं दे सकते तो गुड़ जैसी बात कर दिया करो। आधा मरीज वैसे ठीक हो जाएगा, डॉक्टर अगर ठीक से बोले तो डॉक्टर ठीक हो जाता है। उन्होंने कहा था हाँ बिल्कुल मुझे ये कमियां लगती हैं कि हॉस्पिटल में ये कमियां हैं, हमारे जो स्टाफ है वो ठीक से बर्ताव नहीं करता जनता के साथ। ये आज के बाद आपको जो है ऐसी वो सुनने को नहीं मिलेगा कि उसने उसके साथ अभद्रता की, उसने उसके साथ अभद्रता की, लेकिन लगातार ऐसे मामले। संजय नेगी जी की बात से सहमत हूं मैं, क्योंकि कई मरीजों ने भी ये बात बोली कि यहाँ का जो स्टाफ है, खाल के नर्सों की बात की उन्होंने कि बड़ी बदतमीजी से बात करती है। इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, इसे सुधारनी चाहिए। पर मुझे लगता है कि आप लोगों को वहाँ के स्टाफ से पर्सनली मिलना पड़ेगा, आपको वहाँ के मैनेजर से। और आपने कहा कि आप किस पद में नहीं है। जो लोग जनता के दिल में राज करते हैं वो वास्तव में पद में होते हैं, और मैं मानता हूं कि अगर आपकी बात सुनी जाएगी वहाँ पे, इसलिए सुनी जाएगी क्योंकि 17,000 वोट लाना कम बात नहीं थी, और इस इंटरव्यू को लोग सुन भी रहे होंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप वहाँ के प्रशासक के पास जाइएगा और महसूस करिए। हालांकि मैं यहाँ के और भी लोगों से मिलूंगा, प्रभात दानी जी से मिलूंगा, और भी नेताओं से मिलूंगा। जाते जाते एक अंतिम सवाल, इस हॉस्पिटल के प्रति क्या आपको वास्तव में लगता था कि यहाँ पे एक महीने में 45 सिजेरियन होते होंगे? आप मानते हैं इस बात? देखिए, मैंने आपसे कहा ये कुमाऊं और गढ़वाल का प्रवेश द्वार है, और यहाँ 2 बजे तक आप इतनी भीड़ देख सकते हैं, इतनी भीड़ देख सकते हैं कि इनकी मजबूरी है 2 बजे तक काम करने का। लेकिन मेरा कहना यह है कि दिन भर आप काम कर रहे हैं तो इमरजेंसी किसे कहते हैं? रात के समय कोई गर्भवती तड़पती हुई आती है और उसकी डिलीवरी होनी है तो उसे ही तो इमरजेंसी कहते हैं। पहले प्राथमिकता उसे मिलनी चाहिए, ना कि दिन वाले को। दिन वाले को आप कहीं अगर मना भी कर देंगे यहाँ पर ऑपरेशन नहीं हो सकता है या आपको नहीं देख सकते हैं तो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि नेगेटिविटी पत्रकार का ध्येय होना चाहिए कि नेगेटिविटी को उजागर करें। पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, वो तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन जब आप एक जनप्रतिनिधि या एक पत्रकार नेगेटिविटी को उठाएगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी और उस बात को सुना जाएगा। सरकारों के कानों तक जू रहती है इस बात। देखिए, इस बारे में तो कोई दोहराई नहीं है कि इमरजेंसी की सेवाएं हमें वास्तव में नुकसान तो है, क्योंकि जैसे आपने जो कहा कि रात में अगर कोई महिला आ गई है उस पर तो विचार करना पड़ेगा अस्पताल को। लेकिन मुझे लगता है कि अस्पताल से ज़्यादा भाजपा सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि एक ही गायना है और एक गायना 24 घंटे काम कर पाएगी अभी भी मुझे लगता है सर पॉसिबल नहीं है। ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब 2 गायना वहाँ होनी चाहिए। देखिए, रात के समय मुझे नहीं लगता कि 10-10 ऑपरेशन के लिए गर्भवती महिलाएं आती होंगी। इक्का दुक्का लोग आते हैं, नहीं तो अपनी व्यवस्था कहीं और जगह कर लेते हैं। और अगर एक ऑपरेशन के लिए गायना को उठकर रात को आना भी पड़ेगा, ये मानवता के नाते तो आना ही पड़ेगा, तो आना चाहिए उन्हें, चाहे वो कितनी थकी हैं, कितनी उन्होंने काम किया है दिन में, इमरजेंसी में उन्हें आना चाहिए, जिससे कि उस मरीज की जान बच सके, उस बच्चे की जान बच सके। मान लीजिए कि अगर उसमें बेहोश करने वाला डॉक्टर ना हो, अल्ट्रासाउंड की सुविधा ना हो, तो क्या करेगी गायना? देखिए रवि भाई, इसी को तो इमरजेंसी कहते हैं। ये सारी व्यवस्था तो उन लोगों ने ही करनी है ना। देखिए, ये सवाल का जवाब बहुत बेहतर तरीके से दिया। इमरजेंसी का मतलब बहुत सही शब्दों में समझाया, इसलिए मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया था आपसे। और अस्पताल प्रशासन को समझना पड़ेगा कि इमरजेंसी सेवाओं का मतलब जो भी नेगी जी ने बताया है, वास्तव में आपने इस जवाब से मुझे खुश कर दिया है, क्योंकि इमरजेंसी का मतलब यही होता है कि आपको तैयार रहना होगा। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इंटरव्यू देने के लिए आपका शुक्रिया, और मैं चाहूँगा दोबारा आपसे मिलूंगा और इस बारे में जानकारी।